आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है इंसान अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द देखता है और बहुत क्रिटिकली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मुझे एक चीज़ जो है उसकी हमेशा एक क्वेरी रही है, और वो क्वेरी ये है, इफ़ जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अगर आप इसको सेटल डाउन करने में मेरी हेल्प करें और मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ज़रा थोड़ी सी मदद करें, तो आई विल बी रियली हैप्पी। ये सवाल जो मैं उठाने जा रही हूँ ये किसी एक तबके, किसी एक शख्स, किसी एक इदारे से नहीं है, बल्कि एज अ होल सब इदारों से हैं। हमारे पास लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एमफिल्स हैं, पीएचडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मशरूम ग्रोथ पे हैं। नंबर ऑफ़ मतलब आप कहें कि एजुकेटेड क्लास हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली ओवर लास्ट 20 ईयर्स। बट वाई इज़ इट सो कि इनमें से कोई भी इदारा जो है वो अपने यानी कि मकासद जिस तरह उसको डिलीवर करने चाहिए थे उस सब में वो नाकाम है। लाइक एज ए नेशन अगर हम एनालाइज़ करें और प्योरली मतलब इसको पैट्रियोटिज़म से अलहदा करें, वी आर ऑल पैट्रियट, हम सबको अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन पैट्रियोटिज़म को ज़रा साइड पे रख के एज ए सोशल स्टार्टअप इसको एनालाइज़ करें तो आप ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी इज़ ऑन एन एब्सोलूट डिक्लाइन। जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें बहुत उम्मीद है, हम बड़े पुरुमीद हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये एक दुआ तो हो सकती है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल मेरी भी दुआ है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, लेकिन क्या किसी ने ये सब फैक्ट्स को जो हमारे सामने नज़र आते हैं इनको कभी कम्प्लीटली एनालाइज़ किया है? डोंट यू थिंक कि ये सोसाइटी जो है कंप्लीट सोशल डिस्ट्रप्टिव एंड की तरफ जा रही है? एक सोशल ऑर्डर जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हुआ है और वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारा तो टोटली कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। मैं इसमें सब अपने आप को भी ज़िम्मेदार समझती हूँ, हम सब के सब ज़िम्मेदार हैं इसमें, लेकिन हमने फ़िक्स कब करना है, इस ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट कब करना है? एक दफ़ा मैंने एक चीज़ पढ़ी थी और एक दफ़ा किसी की सेइंग मैंने पढ़ी थी और उसमें ये शायद प्रॉब्ली हमें ये कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जो हैं वो अब इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन ये मैंने एक जगह पढ़ा था कि एडमिटेंस ऑफ इग्नोरेंस इज़ द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि जिस दिन आप ये मान लेंगे ना कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ मुझे नहीं आती, उस दिन से आप सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले आपका जो सीखना, सुनना, समझना सब बेकार है। मेरा आपसे सवाल ये है कि 15, 20, 25 साल की पिछली परफॉर्मेंस आप एवेल्यूएट करें, सारे सिस्टम को एवेल्यूएट कर लें। उलमाए दीन ने और मौलवियों ने दीन को जो है वो हलवे मांडे तक महदूद कर दिया। फिर दूसरा काम जो हमारे मुल्क में हुआ कि जनाब फ़िरके बन गए, इतने फ़िरके बन गए हैं और हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए बैठा है। एक मस्जिद में दूसरा जो है फ़िरके का बंदा जो है वो जा नहीं सकता, नमाज अदा नहीं कर सकता। फिर उससे आगे चलते हैं, दरसगाहों में तालीम जो है वो, सॉरी टू से, मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रही, लेकिन सब इंस्टीट्यूशंस में तालीम जो है दरसगाहों में वो स्ट्रेटजीज़ तक महदूद हो गई है कि कितनी स्टेजेस ऑफ लेसन्स होंगे और कौन कौन से टारगेट जो है वो उस लेसन के अंदर मीट हो रहे होंगे, और अगर कोई टारगेट मीट नहीं हो रहा होगा तो वो सही मानों में तालीम का टारगेट है जो मीट नहीं हो रहा होगा। और उससे आगे चलें, क्रिएटिव इंटेलिजेंशिया पाकिस्तान की, उसका कितना कॉम्प्रोमाइज्ड रोल है। वी यूज़ टू हैव राइटर्स, हमारे पास बड़े बड़े यानी कि तख्लीक़कार थे, अभी हमारे तख्लीक़कार जो हैं वो ड्रामों तक महदूद हो गए हैं। और उन ड्रामों में यानी कि वो सब सोशल चीज़ें जिनको हमें बैनिश करना चाहिए, जिनसे हमें गेट रिड करना चाहिए। तलाक़ का लफ्ज़ जो है वो तस्बीह के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप पाकिस्तानी कोई ड्रामा उठा लें, उसमें कोई भी मर्द औरत जो है वो यानी कि औरतें तलाक़ मांगने के लिए तैयार बैठी हुई हैं और मर्द खड़े खड़े तलाक़ देने के लिए तैयार हैं, और इतनी तस्बीह इसकी फेरी जाती है कि मेरे हिसाब से आई थिंक मेंटली पीपल आर बीइंग प्रिपेयर्ड कि कोई मसला नहीं है, आप इस लफ्ज़ को बहुत आसानी से अदा करें और ये बहुत आसानी से आपको मिल भी जाना चाहिए। इस तरीके से हमारे यूथ की ट्रेनिंग हो रही है, और फिर इसके ऊपर कोई यानी कि स्टडी नहीं है कि ये जो हमारे माशरे में तलाक़ जो है टेंडेंसीज़ की इंक्रीज़ हो रही है, इस पर कोई पूछ के छः करने वाली। अच्छा, एक तरफ से हमारे सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर्स हैं कि जी सिगरेट के एड्स नहीं आएंगे, सिगरेट की डब्बी पे हमने मुज़रे सेहत से लिख के आगे जानलेवा तक लिख दिया है। लेकिन मज़े की क्या बात है कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के जो हीरोज़ हैं, जब उनको टेंशन दिखाई जाती है,
मतलब आइडलाइज कराने के लिए हीरो आपका जो है वो एक सुपर ह्यूमन दिखाया जा रहा है, एक बड़ा स्मार्ट हैंडसम गाय होगा और वो अपना गम मिटाने के लिए और अब कश लगाता है सिगरेट के बड़े बड़े, और फिर नीचे एक लिखी हुई लाइन आ जाती है, सिगरेट नोशी सेहत के लिए तबाहकुन है। मतलब यानी कि हमारा जो क्रिएटिव इंटेलिजेंशिया है उसको आप देखें, हमारे मॉर्निंग शोज़ किस किस कंटेंट पे बेस्ड होते हैं। मतलब माशाल्लाह से बड़ी बड़ी सीनियर होस्ट्स जिनकी इंट्रोडक्शन किसी प्रोग्राम में अगर उनको बुलाया जाएगा तो ये कहेगा कि ये पाकिस्तान की मारूफ तरीन मॉर्निंग शो की होस्ट हैं। अब उनका आप कंटेंट देखें, नाच नाच के प्रोग्राम उनका पूरा जो है वो ख़त्म होगा, और उसमें जनाब कभी वो खुद नाच रही होती हैं जो अपने गेस्ट के साथ, फिर शादियों के सीन्स शुरू किए हुए, जो शादियां हो चुकी हैं उन एक्टर्स की दोबारा शादियां हो रही हैं, दोबारा उनकी री मैरिजेस के सीन्स जो है ना, वो री इनकारनेशन जिसको आप कहना चाहिए वो किया जा रहा है। और डिज़ाइनर सूट जो उन होस्ट से पहन के ना उठा जाता है ना उनसे बैठा जाता है, और उनकी टेल गाउन्स जो कि हमारी सोसाइटी में हमारे टेम्परेचर के हिसाब से उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। और लगता है कि जैसे एजुकेशन ने कोई 50 साल में कोई हमारे लिए तालीम ने कोई किरदार अदा नहीं किया। और इन होस्ट की आप क्वालिफ़िकेशन सुन लें। अच्छा, फिर कुछ होस्ट हैं वो अपने एक ही वक्त में 6 टोटके वालियों को बुला लेती हैं, वालियों को या वालों को बुला लेती हैं। एक ही वक्त में बालों का गंजपन दूर करने के टोटके बताए जा रहे हैं। एक होस्ट किसी और डायरेक्शन, एक आपका गेस्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, उधर ही एक नीम हकीम बिठाई होती है वो एक और डायरेक्शन में जा रही होती है। फिर आप ये देखें टीवी जो हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ हैं उसमें कोई 50 दफ़ा जो होस्ट है वो अपने बालों को हाथ मार रही है, साथ साथ वो सवाल कर रही है, और 50 दफ़ा वो अपने बालों को साथ में सेट कर रही होती है या कपड़ों को ठीक कर रही होती है। दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग कि हमारा इंटेलिजेंशिया इस मुल्क का किस तरफ जा रहा है। वी आर टोटली इनसेन, यानी कि एज ए नेशन आई एम सॉरी, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं हम इस माशरे को, इस पूरी सोसाइटी को, आई थिंक वी आर टेकिंग इट डिलिबरेटली डाउन द ड्रेन। सहाफ़त जो है माशाल्लाह जी, अगर आप सहाफ़ियों को जो टीवी टॉक शोज़ में आपको नज़र आते हैं वो कहेंगे जी इससे मुक़द्दस पेशा कोई नहीं है। और अब तो माशाल्लाह से जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं मुल्क को, ये हमारा एक और पिलर ऑफ सोसाइटी बन चुका है, और इतना स्ट्रॉन्ग कि जिसको आप जुर्रत नहीं कर सकते शेक करने की। और उनके पॉलिटिकल टॉक शोज़, मज़े की बात क्या है, ये किस कदर, मैं तो कहती हूँ कि मकारी से चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम्स, और हमारे ऑडियंस जो हैं, जो हमारा व्यूअर है, उस बेचारे को समझ ही कोई नहीं है। वो यही शुक्र करता है कि नहीं जी इसने फ़लाने सियासतदान को ये सवाल कर दिया। एक तगड़ा टॉक शो करते हैं जिसके अंदर ये सख्त किस्म की बातें, सख्त गिर किस्म की फैक्ट्स पे बेस्ड बातें करेंगे, और उस कमाई को फिर ये पूरा साल एंजॉय करते हैं। उसके बाद जिनके टॉक शोज़ होंगे उनके अंदर क्या होगा कि जी फ़लाने पॉलिटिकल लीडर ने, आपके पार्टी लीडर ने ये बयान दिया था, तो आप मुझे ज़रा समझा दें इनका मतलब क्या था। भाई मतलब क्या था? अगर एक कह रहा है कि तुम्हें लोहे के चने चबा देंगे तो उसका क्या मतलब था, और एक खड़ा होके गालियाँ दे रहा है तो उसका क्या मतलब था? भाई मतलब यही मतलब था जो उसने कहा था। और एक कह रहा है खड़ा होके वो जो बुड्ढे बुड्ढे जर्नैल हैं, मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? भाई वही मतलब है जो उसने कहा है। या तो आपकी अपनी डिक्शन कमज़ोर है, या आपकी वोकैबलरी कमज़ोर है, या आपका इंटेलिजेंस लेवल, सॉरी टू से, यानी कि आपको समझ ही नहीं आती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने जो बयान दिया था उसका क्या मतलब है। और फिर चापलूसी के मिशन पे, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक होस्ट जो है वो कोई सख्त प्रोग्राम कर लेगा तो उसके बाद अगले 10 प्रोग्राम उसने नरम करने हैं। क्यों? क्योंकि उन पॉलिटिकल लीडर के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे ना उनके, तो वो ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे? उनको फिर बाद में रिकग्नाइज़ कराया जाएगा कि सर जी देखें, एक दफ़ा तो मैंने आपकी ले दे कर ली थी, लेकिन अगले 10 प्रोग्राम में तो आई वॉज़ वेरी माइल्ड टूवर्ड्स यू। और फिर आप ये देख लें, यू कैन ईज़िली डिस्टिंग्विश, यानी कि आप अगर ये होस्ट को देखें तो माशाल्लाह आप आराम से लेबल कर सकते हैं कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी के से बिलोंग करते हैं, ये नून लीग के होस्ट हैं, उनकी तरफ इनकी इंक्लिनेशन है, ये पीपल्स पार्टी के होस्ट ये हैं और इनकी इंक्लिनेशन उस पार्टी की तरफ है, और ये पीटीआई के हैं। मतलब आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, फिर इससे आगे चलते हैं, और बात ये करने वाली है कि आप देखिए एनवायरनमेंट, वी एज अ नेशन लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिज़िकल एनवायरनमेंट। मतलब इसमें मुझे हैरानगी होती है कि अगर आप ये अपने इर्द गिर्द देखें, इतने हमारे पास आर्किटेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर सेशंस में निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से और डिग्रीज़ ले रहे हैं, और
मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ के भी ढेर लगे हुए हैं, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनएक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। और आप देखिए आर्किटेक्ट किस तरह का पाकिस्तान में हो रहा है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपको ऐसी ऐसी बिल्डिंग नज़र आएंगी जो कि सारी के सारे शीशे से बनी हुई हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स पिलर्स हैं और रेस्ट एवरीथिंग इज़ मिरर है या ग्लास है। कैन यू इमेजिन कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो पाकिस्तान में टेम्परेचर्स जाते हैं, वी स्टे अराउंड 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे मुल्क में टेम्परेचर रहता है। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के आर्किटेक्ट से कि ये कौन सा कॉग्निशन डेवलप उन्होंने किया हुआ है, कौन सी इंटेलिजेंशिया उनके ब्रेन में काम करती है कि उनको इन एस्पेक्ट्स का पता ही नहीं है। बिल्डिंग स्टाइल करते हुए वो ये देखते ही नहीं कि इस बिल्डिंग को हमने पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक कैसे बनाना है। आप ऐसी आर्चेस बनाएं, ऐसे गैप्स बनाएं बाहर की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर में कि उसमें से हवा वेंटिलेट करे। रूम्स की हाइट को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक और, यानी कि आप इन अदर वर्ड्स एयर कंडीशंस चलें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कौन सा जेब से पैसे देने हैं, वो जो बिल्डिंग में आएगा वो खुद ब खुद पैसा देगा। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो फिर आर्किटेक्ट्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेके सीखते क्या हैं बाय द वे, और वो जो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि वहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं भी है, उनका इंटेलिजेंस लेवल ये है कि वो कंजर्वेशन की तरफ आ रहे हैं। वो ऐसे अपनी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कि उनको कम से कम बिजली यूज़ करनी पड़े। हमें बिजली की शॉर्टेज का मसला है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स भी वो इतने हाई नहीं है, लेकिन हमारी बिल्डिंग बनाते वक्त हमारे ये जो ऊपर वाला चेम्बर है उसका ग्रे मैटर ने बिल्कुल काम नहीं करना। I'm sorry, pardon to all the architects of Pakistan, but I sincerely have this question to ask from them. फिर हमारी बिल्डिंग्स आप देखें, माशाल्लाह बिल्डिंग को कभी राइट लेफ़्ट आगे पीछे से कभी ऑब्ज़र्व करें, जो स्काई स्क्रैपर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, आपको एक पीछे की तरफ या दो सीढ़ियाँ लगी हुई नज़र नहीं आएंगी जो कि एज एन एग्जिट पॉइंट यूज़ हो सकती है इन केस देयर इज़ एन एमरजेंसी ऑफ फायर। क्या कोई इसके ऊपर पूछ पकड़ करने वाला है कोई? क्या हमारा पाकिस्तान का आर्किटेक्ट इसके मतलब सोचता नहीं है? यानी कि फिर इससे आगे एक और चीज़ सुपर, यानी कि सुपर ये कि अगर एक बिल्डिंग बनाई है 10 मंजिला या 8 मंजिला और उसमें 100 या 80 दुकानें एक लेवल पे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ऑफिसेज एक लेवल पे हैं, तो बाहर आपको पार्किंग ही नहीं मिलेगी। यानी कि आप सड़क पे खड़ी करें, पैसे दें, बिकॉज यू आर द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, यू शुड बी पनिश्ड द वे यू कैन बी पनिश्ड। I definitely want to ask this question from all the architects and especially their जो आर्किटेक्ट्स के टीचर्स हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल है। और उससे आगे चलते हैं, लैक ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि आप ये देखें कि हमें अकल सिखाने के लिए कौन से लोग बैठे हुए हैं। आप, हमारा एक माशाल्लाह से बड़ा मशहूर चैनल है, बड़ी पीपल फॉलोइंग, उसमें लोग दैट इन्जॉयज़ पीपल फॉलोइंग, उस पर एक गधा, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए बट आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मैं किसी जानवर के लिए कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे रही, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा ये लेवल है कि उसमें एक गधा जो है वो आके हमें अकल की बातें सिखाता है। वो हमें बताता है कि हमने कौन कौन से, यानी कि उसने, गधे ने सर के ऊपर एक बादशाह का ताज पहना हुआ है, वो एनिमेटेड कैरेक्टर है, बट एक गधे से हम अकल सीख रहे हैं। और उसके बाद देखें आपके हमारे एड्स किस क्वालिटी के बनते हैं। चाय का दूध अगर हमें बेचना है तो नाच नाच के हम दूध बेचते हैं। यानी कि ये हमारा इंटेलिजेंशिया है। पाकिस्तान के क्रिएटिव लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट राइटर्स हैं। मतलब मुझे तो लिटरली देख देख के इन चीज़ों के ऊपर हैरानगी, मतलब वाओ वाओ, यानी कि इस पूरी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर वाओ, हैट्स ऑफ टू देम। फिर उसके बाद देखें आप कि हमारा सोशल सटायर, यानी कि दुनिया में सटायर होता है एक, यानी कि आपने क्रिटिसिज्म करना है किसी चीज़ के ऊपर रेज, तो आप या तो सीरियसली करते हैं या फिर आप इन अ फ़नी और कॉमिक वे करते हैं और उसको एक पन में यूज़ करके करते हैं। हमारे यहाँ कॉमेडी किस पे बेस्ड है? हमारा सटायर जो है वो थिएटर से उठा कॉमेडी हमारी, और वो मीडिया के ऊपर छा गया। और सोशल सटायर क्या है? तुम्हारा मुंह जो है वो तवे के साइज़ का है, या तुम्हारा मुंह जो है वो एक आलू की बोरी के साइज़ का है। यानी कि ये हमारा सोशल सटायर है। वी डोंट हैव क्वेश्चंस टू आस्क, वी डोंट हैव गुड एंड क्वालिटी कंटेंट विद विच वी कैन क्रिएट कॉमेडी।
ठीक है, मतलब और फिर इसके ऊपर एक और ऑन टॉप ऑफ इट, यानी कि आपको पाकिस्तान के ड्रामों में ऐसे ऐसे हीरोज़ मिलेंगे जो माशाल्लाह 50-50 60-60 साल के हो गए हैं और उनको एज हीरोज़ पोर्ट्रे किया जाता है। आई मीन मैं किसी की एज पे वो क्वेश्चन नहीं रेज़ करना चाहती, लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम लगता है कि जैसे हमारा एज ए नेशन ऊपर वाला चेंबर जो है वो या तो हमने किराए की यानी कि मंजिल है जो कि हमने किराए पे दे दी हुई है, या प्रॉबेबली वहाँ ग्रे मैटर जो है जो कि लिटरल टर्म्स में होता भी है ग्रे मैटर, उसके कनेक्शंस वीक हैं, या जिन लोगों ने उसका कनेक्शंस डेवलप करने थे उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। फिर आप ये देखें कि लैक ऑफ प्लानिंग, lack of planning as a nation, we are hardly having this area. इस एरिया में हमारी वीकनेस का तो हम सुप्रीम हैं, सुप्रीम कमांडर समझ लें कि हम इसमें हैं। हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में अगले साल 10 सालों में हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट चाहिए, हमें किस फील्ड में स्किल बेस्ड लोग चाहिए। अच्छा, हमारा जो है गटर खोलने वाला बंदा आज भी उसी तरीके से गटर खोलता है, हमारा टैंकी पे काम करने वाला बंदा भी उसी तरीके से काम करता है, और हमने अगर बड़ी बिल्डिंग को पेंट करना है तो हम उसी तरह डंडे लगा के और स्कैफोल्डिंग करके पेंट कर रहे हैं। प्लानिंग नहीं है, यानी कि हमें यही नहीं पता कि हमें इस पाकिस्तान में कितने वकील चाहिए, कितने जजेस चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कितने एनवायरमेंटलिस्ट चाहिए। हमें किसी फील्ड की कोई अंडरस्टैंडिंग है। लोग बेचारे पाकिस्तान के जवान नौजवान जहाँ उनको दाखला मिल जाएगा वहाँ वो चले जाएंगे और अपनी किस्मत के टक्कर खाते रहेंगे, और फिर उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। और जो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है उसकी कलैदा सुपर स्टोरी है, यानी कि हमारे जो एलीट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो हमें OA लेवल्स के बाद खुदा हाफिज़ कहेंगे और वो बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे। भूल जाएं आप उनको, भूल जाएं, जब तक कि उनके अंदर मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत नहीं जागेगी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस मुल्क को बनाने वालों ने किस कदर कुर्बानियाँ दी थीं, क्या उस टाइम पे उन लोगों को ऑफ़र्स नहीं हुई थी? कौन सोचेगा इस मुल्क का? और एक चीज़ में हमारे यहाँ यूनिटी है, बिल्कुल कंप्लीट यूनानिमिटी है, यूनिटी है, अर्न मनी। हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी पैसे कमाना चाहता है, गोश्त में पानी भर के आपको देगा, दूध की जगह आपको यूरिया और सर्फ और पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर ऐड करके, एडिटिव्स ऐड करके आपके घर में वो एक बड़ी ज़बरदस्त फाइन प्रोडक्ट दे के जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मज़े की बात है कि उनके ऊपर छापे पड़ते हैं, उनका दूध ज़ाया कर दिया जाता है, बासी अंडे खिला दिए जाते हैं हमें। केक्स के अंदर, हाँ, मैं और आप जो केक खाते हैं मार्केट से उसमें माशाल्लाह से बहुत सारे ख़राब अंडे मिले होते हैं। शरबत पीते हैं तो उसके अंदर केमिकल्स डले हुए हैं, जूसेस पीते हैं तो उनके यहाँ फ्रेश फ्रूट जूसेस क्या है कि हमें एडिटिव्स के साथ चीज़ें दी जा रही हैं। कोई इस सोसाइटी में पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है जस्टिस सिस्टम पे। आप इस व्हेन आई एम ट्राइंग टू से जस्टिस सिस्टम, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इसमें सारे वकील, सारे जजेस, पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई, यानी कि ये कैसा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर कि कानून मौजूद हैं और इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें हमें दायर करने पड़ते हैं मुकदमे। आपने अपना घर किराए पे किसी को दिया और माशाल्लाह से उन्होंने इरादा कर लिया कि उन्होंने आपका घर छोड़ के नहीं जाना। अब आपने उनसे जान छुड़ानी है या उनको घर से आपने निकालना है या आपको घर वापस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? केस करेंगे जाके। भाई क्यों केस क्यों करेंगे? अच्छा, अब आपने केस कर लिया, अब आप एक वकील हायर करेंगे, उसकी फ़ीसें भरेंगे, वो आपको 10 पेशियों पे लेके जाता है, 25 पेशियों पे लेके जाता है, ये उसकी प्रोग्रेटिव है, जज साहब का प्रोग्रेटिव है। और इसमें चूँकि ज़ाहिरी बात है जिससे आपने घर खाली कराना है वो तो विलिंग नहीं है, वो भी उस केस का हिस्सा बन जाता है। अब ज़ाहिरी बात है वो पूरा जोर लगाएगा कि अब वो घर ना खाली करे, उसके बाद वो स्टे ऑर्डर ले लेगा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टे ऑर्डर। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चीज़ है, डॉक्यूमेंटेड है, देन व्हाट इज़ दिस स्टे ऑर्डर इन पाकिस्तान? बट उसके ऊपर भी मुझे अपनी चीज़ वापस लेने के लिए भी मुकदमा दायर करना पड़ेगा और अपने सर के बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे टू गेट माई थिंग बैक। अच्छा, उसके बाद वरासत का कानून पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी वरासत में आपको कुछ हक मिल गया और वो बाय नेचुरली आपको मिल गया, लेकिन उसके लिए भी कोई कब्ज़ा करके बैठा हुआ है उसके ऊपर,
तो फिर आप वकील कराएंगे, आप अदालत में जाएंगे और उसके बाद पेशियां भुगतेंगे, जलील और ख्वार होंगे, और फिर आपको जाके जो है ना वो आपको आपका हक़ मिलेगा। और उस हक़ लेने में आपके कितने पैसे खर्च हो जाएं, कितनी आपकी जो है वो डेरोगेशन हो जाए, किस किस तरह के आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़े, ये आपका मुकद्दर है, क्योंकि आप पाकिस्तान के शहरी हैं। क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो इतना अप टू मार्क हुआ ही नहीं कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करा सके। उसके लिए भी वी हैव टू टेक अनदर कोर्स फ्रॉम द कोर्ट। और ये तो मैंने सिर्फ सीधा सी बातें की हैं आपके साथ। इसके अलावा बेपनाह यानी कि बेतहाशा ऐसी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आई कैन टॉक विद यू फॉर आवर्स एंड आवर्स। एक चीज़ जो हमने एज अ नेशन बहुत ही, जिसके अंदर मैं कहूँगी बाकी किसी चीज़ में हमारे यहाँ यूनिटी है या नहीं है, वो है माशाल्लाह से टू अर्न मनी। वी ऑल वांट टू अर्न मनी। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी देयर इज़ नो बैड थिंग अबाउट इट। बट चाहे हमें कोई भी कोर्स लेना पड़े, हर सोसाइटी में डिफरेंट स्टार्टर्स होते हैं, और वही स्टार्टर्स और सोसाइटी जो हैं वो उसको एक बैलेंस सिस्टम देते हैं। आपके पास एलीट क्लास होती है, आपके पास अपर मिडिल क्लास होती है, फिर आपके पास लोअर मिडिल क्लास होती है, और फिर उसके बाद आपके पास पुअर या डाउन ट्रॉडन्स होते हैं। और माशाल्लाह से हमारी यानी कि हर जो डाउन ट्रॉडन है वो किसी तरीके से अपर मिडिल क्लास को टच करना चाहते हैं। जो हमारी अपर मिडिल क्लास है वो एलीट में घुसना चाहती है। कुछ भी हो जाए, दे वांट टू बी एलीट। चाहे वो अपने बच्चों के हाई फाई फैमिलीज़ में रिश्ते करके हो जाए, चाहे वो अपने बच्चों को CSSP ऑफिसर बना के हो जाए, चाहे वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में किसी भी तरीके से घुस के वो उस पोर्शन को, उस स्टार्टा को टच करना चाहती है। और इस पे उसको कितनी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जो पुअर क्लास है वो मिलावटें कर के हो रही है, उनके कारोबारों में इस तरह के काम हैं, दगाबाजी है, 2 नंबरी है। और माशाल्लाह ये 2 नंबरी और दगाबाजी, चापलूसी, आपकी स्टेप यानी कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं तो आप चापलूसी करके आपने 21 ग्रेड को टच करना ही करना है। चाहे आप वो ब्यूरोक्रेसी किसी भी इदारे से बिलोंग करती हो, उसने 21 या 22 ग्रेड को उसने टच करना ही करना है। और इसके लिए उसको कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वो किस रूट को अपनाता है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो बुचर्स बने हुए हैं। पार्डन फ्रॉम ऑल दी सिंसियर डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री। यानी कि डॉक्टर बनते हैं, उनसे पहले पूछे जाए आपका मिशन क्या है। आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी, एंड लुक एट द वे दे आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। बुचर्स की तरह मतलब क्लिनिक्स के ऊपर उनसे लूटे जा रहे हैं, पैसे खसूटे जा रहे हैं। वो अगर एक पेशेंट है, आप डॉक्टर हैं, आप इतने एक्सपीरियंसड हैं, आपको पता चल गया इसकी पेशेंट की ये हिस्ट्री है, ये बता रही है कि इसको कौन कौन सी डिजीज़ है, जाएँ आप फ़लाना टेस्ट करा लें, आप फ़लाना टेस्ट करा लें, आप फ़लाना टेस्ट करा लें। डॉक्टर को, हालांकि जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं उनको इनिशियली काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को क्या बीमारी है। इंटेलिजेंशिया ऑफ पाकिस्तान इज़ होली एंड सोली करप्ट। मैं आपकी तरफ उंगली नहीं उठा रही, मैं अपनी तरफ उंगली उठा रही हूँ। हम अपनी तरफ उंगली उठाना सीख लें। जिस दिन हमने अपनी तरफ उंगली उठाना सीख ली और अपना सेल्फ एनालिसिस करना सीख लिया, उस दिन हम इस सोसाइटी को बहुत अच्छी डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे, बहुत अच्छे मकाम पे ले जाएंगे। फिर आप ये देखिए, पॉलिटिकल एलीट जो पाकिस्तान की है, ये सारे वो करप्ट जग्गे, मतलब मैं सब का मतलब यही है कि जनरली बात कर रही हूँ, मैं 100% को इंक्लूड नहीं कर रही। यानी कि ये वो सब लोग हैं जो अपने अपने इलाके के जागीरदार हैं, ओनर्स हैं। पहले एक टाइम होता था, यानी कि आप देखें कि वो भी हमारे पास सोसाइटी के सेगमेंट थे पाकिस्तान बनने से पहले जो अपने एलीट थे, लेकिन वो डाउन ट्रॉडन्स को हेल्प करते थे, उनके साथ उनकी रूट्स में इनग्रेव थे वो लोग। लेकिन अब पॉलिटिकल एलीट है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। कभी इन्होंने ये टॉक शोज़ किए हैं कि ये जो टॉक शोज़ करते हैं, मेरा इन सहाफ़ियों से एक सवाल है, कभी इन्होंने टॉक शोज़ किए हैं कि इन साहब के पास इतनी जायदाद है, इनके रिसोर्स, इनको अलहदा से बिठाएं और पूछें जी आपके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इस साल में आप इतने अमीर थे, इस साल में आप इतने ज़्यादा अमीर हो गए हैं, तो ये कौन से मैजिकल वंडर्स हुए हैं कि जो पाकिस्तान की किसी और क्लास को नहीं पता। फिर हमारे यहाँ रॉबिन हुड्स हैं, मतलब रॉबिन हुड तो एक था, हमने जो बचपन में स्टोरी पढ़ी या हमने उनके ऊपर एनिमेटेड कार्टून्स देखे, हमारे पास रॉबिन हुड्स हैं। मतलब उन्होंने जायदादें हड़प कर ली पाकिस्तान की,
ज़मीनें हड़प कर लीं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बिल्ड कर लीं, और वो हमारे गरीबों को दस्तरखान पे दाना खिलाते हैं, खाने खिलाते हैं। कितने नेक लोग हैं वो। मैं उनकी नेकी पे क्वेश्चन नहीं कर सकती, हो सकता है वो अल्लाह के यहाँ बड़े मकबूल इंसान हो, लेकिन ये हमारे हीरोज़ हैं, टाइकून्स हैं। इनकी पाकिस्तान के साथ क्या सिंसेरिटी होगी? मेरा तो एक सवाल है कि इस पाकिस्तान ने एक फ़ातिमा जिन्ना को बर्दाश्त नहीं किया। इस पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े लीडर्स जो हमें इस मुल्क को ये मुल्क देने वाले थे, जिन्होंने हमारे लिए ये मुल्क बनाया, उनका हमने क्या हाल किया। और उसके बाद जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ दिया, चीर कर के टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसके बाद हर दूसरे दिन धमकी लगाते हैं कि अगर ये किया तो फिर सिंध को भूल जाओ, अगर ये किया तो पंजाब को भूल जाओ, और अगर ये किया तो बलूचिस्तान को भूल जाओ। इन लीडर्स को कोई पूछने वाला है? इनको पूजने वाला बना दिया है। हम लोगों को इस लाइन पर डाल दिया कि हम इनको पूजना शुरू कर दें। और सबसे बड़ा गिला मेरा इंटेलिजेंसिया से है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है वो सूई पड़ी है, वो मादर पिदर आज़ाद हो गई है। यानी कि एक इंटेलिजेंसिया हमने सेकुलर जनरेट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। उनकी सारी डिबेट जो है वो इस पॉइंट के गिर्द है कि किस तरह और कब हमने मस्जिद के ऊपर हमला करना है, किस तरह और कब हमने पाकिस्तान की फाउंडेशन को, एक जो बेस है उसको हमने नीचे तोड़ना है, किस तरीके से हम इस मुल्क की फाउंडेशन को बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर दें। ठीक है। और दूसरी तरफ इंटेलिजेंसिया जो कि माशाल्लाह से किताबें पढ़ रही है, किताबों के बड़े बड़े रैक्स उन्होंने सजाए हुए हैं, 40,000 किताबें वो पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उन्हें इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। उन्होंने मोरालिटी प्रीच ही नहीं करनी, उन्होंने इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम सोशली और मॉरल सोशली अगर हम एनालाइज करें अपनी सोसाइटी को, तो क्या हम डेप्रीविएशन का शिकार हैं, इंटेलिजेंस डेप्रीविएशन का शिकार हैं? मैं इसी सवाल के साथ आपको ये सवाल आप तक छोड़ती हूँ कि आप इस चीज़ पे सोचें और बताएं कि हम अपने यूथ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं।